हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके सपने हैं उनको हासिल करने के लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दलाई लामा का 90वां बर्थडे, चाइना इंडिया का टेंशन, तिब्बत का सक्सेशन का जो क्राइसिस 2025 का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दलाई लामा के उत्तराधिकार की। एक ऐसा मामला जिसने चाइना, इंडिया और अमेरिका को एक साथ ला खड़ा कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी का केंद्र है हमारा देश भारत। तो चलिए आज जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल चेस गेम है जिसका आंसर इन देशों को ढूंढना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दलाई लामा आप जानते होंगे बुद्धिस्ट धर्म के सर्वोच्च लीडर हैं और हाल ही में इनका 90वां जन्मदिन है। इसके ऊपर बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स टर्न आउट करने वाली है और पूरा क्या क्या क्राइसिस है, क्या चीज़ें हैं, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली में ये गेम सिर्फ इंडिया का नहीं, चाइना और पूरे साउथ एशिया को डिसाइड करने वाला है। तो आशा करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे, और ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो चीज़ों को सही से नहीं समझ पाएंगे। और जो आप किसी एक रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी वो एक जो चाहत है, तो आशा करता हूँ कि लास्ट तक बने रहेंगे और पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे किस तरह से जियोपॉलिटिक्स आने वाले दिनों में चेंज होएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट 6 जुलाई 2025, जब दलाई लामा का 90वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, जहां हमारे देश के बहुत सारे दलाई लामा रहते हैं, एक ऐतिहासिक गैदरिंग हो रही है। क्यों ये ऐतिहासिक है और इसके पीछे की क्या वजह है? तो दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन पर दुनिया से बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पधार रहे हैं। जून 30 की बात है। मेजर 3-day गैदरिंग्स बुद्धिस्ट रिलीजियस फिगर्स बिगिंस ऑन हिज 9th बर्थडे। जुलाई 5 स्पेशल प्रेयर कहलाई जाएगी, जिसे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। उसके साथ जुलाई 6 एक डिसाइडिंग डेट होगी और उसके दिन दलाई लामा जी का 30 मिनट का भाषण होगा और उसके बाद वो अपने जो भी सक्सेशन होगा उसके फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कौन है, और उसके साथ इसके की अटेंडेंस में है 100 तिब्बतियन बुद्धिस्ट लीडर्स जो इसमें भागीदारी करेंगे। उसके अलावा हॉलीवुड के एक्टर रिचर्ड गियरे भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा इंडिया के बहुत सारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, उसके अलावा और बहुत सारे मिनिस्टर और वेरियस इंडियन ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो लेकिन इन सबसे पहले हम जानते हैं कौन है ये दलाई लामा। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है। यह है एक 2 साल के बच्चे की कहानी जो रातों रात दुनिया के सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर बन गया था। बात है 1935, जुलाई 6 जुलाई 1935, और बर्थ का नेम है जिनका लामो धोंडुप, और जिनका बाद में इनका नाम होता है तेंजिन ग्यात्सो। एक ये बॉर्न फार्मिंग फैमिली से ये चाइना के तिब्बत के क्वांगाई प्रांत में इनका जन्म होता है, और री इनकारेशन एट एज 2 साल की उम्र में पता चल जाता है कि ये 14वें दलाई लामा हो सकते हैं। तो इनका रिकग्नाइजेशन यानी पहचान का क्या प्रोसेस होता है, तो ये इनका क्या होती है, एक सर्च पार्टी होती है जो डिसाइड की जाती है और तिब्बतियन गवर्नमेंट द्वारा पहले, लेकिन इस बार दलाई लामा ने 2015 में एक पार्टी का गठन किया गया है। उसके बाद वो डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन विजन, साइंस और बहुत सारे और तरीक़ों से वो डिसाइड करती है और कन्विंस करती है। और फिर क्या होता है कि जब वो टीम किसी एक गांव में जाती है और वो एक सामान रखती है, तब बच्चा जिसका नाम लामो धोंडुप है वो कहता है कि ये सामान इट्स माइन, ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। वो जो सामान था वो 13वें दलाई लामा की बिलोंगिंग्स थी और जिसको तेंजिन ग्यात्सो पहचान जाते हैं। उसके बाद वो उनको पोटालो पैलेस 1940 में लेके आ जाते हैं, और जो तिब्बत की कैपिटल सिटी में। इनके बाद बात करेंगे इनके
की अचीवमेंट क्या था, नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1990 में मिलता है। लिविंग इन एग्जाइल 1959 से इंडिया के धर्मशाला में ये रह रहे हैं, जब वहाँ माओ जदोंग की गवर्नमेंट होती है और उसमें जब तिब्बत पे अतिक्रमण कर दिया जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट से, उस समय वो भाग के इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में शरण ले लेते हैं। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर हैं जो फॉलोइंग बियॉन्ड बुद्धिज़्म, मतलब बहुत सारे लोग जो बियॉन्ड बुद्धिज़्म हैं वो भी इनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कहानी ट्रेडिशनल दलाई लामा का सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से ये। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे चूज होता है नेक्स्ट दलाई लामा। दोस्तों ये कोई इलेक्शन नहीं है, ना ही कोई फैमिली बिजनेस है, यह है एक स्पिरिचुअल साइंस जिससे डिसाइड किया जाता है। तो इसमें कोर बिलीफ होता है कि सीनियर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो रीइंकार्नेटेड आफ्टर डेथ ऑफ कंटिन्यू स्पिरिचुअल। जो सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जैसे ही दलाई लामा का पास अवे होता है उसके बाद वो डिसाइड करते हैं क्या क्या साइंस होंगे, क्या क्या सामान होगा, वो लेके कहीं घूमने चले जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि डेथ ऑफ करंट दलाई लामा, उसके बाद स्पिरिचुअल लीडर पासेज अवे, बिगिनिंग द सर्च ऑफ री इनकारनेशन। री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। जैसे पास होते हैं उसके बाद वो शुरू कर देते हैं सर्च। उसके बाद स्पिरिचुअल साइंस और कुछ विजन्स होते हैं जो इनके डिसाइड किए जाते हैं, जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं उसके आधार पर वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं। उसके बाद सर्च और टेस्टिंग होती है। सर्च पार्टी सेंट टू इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल कैंडिडेट, यूजुअली यंग चिल्ड्रन। फिर वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ढूंढते हैं, लेकिन इस बार ये कहा सिर्फ बॉयज़ ही ज़रूर नहीं, गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकती है। तो रिकॉग्निजेशन टेस्ट होता है, कैंडिडेट टेस्टेड बाय आइडेंटिफाई बिलोंगिंग्स। और प्रीवियस जो दलाई लामा होता है उसकी जो भी बिलोंगिंग्स, मतलब जो सामान होता है उसको उनके सामने रखते हैं और उससे पहचान कराते हैं। यदि वो बच्चा कहता है इट्स माइन, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो नेक्स्ट दलाई लामा का टेस्ट पास कर जाता है। उसके बाद उनको ऑफिशियल मॉनेस्ट्री जो भी होती है वहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है एज ए स्पिरिचुअल लीडर। तो करंट सक्सेशन, और अगर बच्चा सही आइटम चूज़ करता है तो वो एक स्पिरिचुअल लीडर्स बन जाता है और उसके बाद उसकी जर्नी एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क शुरू हो जाती है। करंट सक्सेशन और फ्रेमवर्क 2025 की बात करेंगे। ब्रेकिंग विद द ट्रेडिशंस, दलाई लामा इज स्टिल अलाइव। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब दलाई लामा पास अवे होते थे उसके बाद डिसाइड करते थे, लेकिन इस बार जो अभी 6 जुलाई को जो मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि वो सक्सेशन को किस तरफ से डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मेन कंसर्न्स है चाइनीज़ इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर देंगे, क्योंकि उनको डर है कि यदि उनके जाने के बाद डिसाइड किया तो चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी पपेट को अपना उत्तराधिकारी बना देगी और इसके आधार पर जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स हैं उसको पूरे साउथ एशिया में, मतलब जो उनका एक्सेप्टेंस मेथड है उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब दलाई लामा के जो पोजीशन है उन्होंने अभी पहले से डिसाइड करके बताया था, सक्सेसर विल बी बोर्न आउटसाइड चाइना वेयर लिव्स इन एग्जाइल इंडिया। तो ये पहले से कह रहे हैं कि जो भी मेरा सक्सेसर होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा। लेकिन इससे 2 साल पहले जब इनका बर्थडे था तो उस समय एक मंगोलिया का बच्चा फेमस हुआ था कि ये नेक्स्ट बन सकता है, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें अभी आगे नहीं आई। उसके बाद जेंडर की बात करें, कुड बी ए बॉय और गर्ल्स हो सकता है। ये पहली बार हो रहा है जब किसी गर्ल्स भी बुद्धिस्ट लीडर, स्पिरिचुअल लीडर बन सकती है। उसके बाद फ्रेमवर्क डिटेल्स की बात करेंगे। द रिलीज मोर डिटेल्स अराउंड हिज 9th बर्थडे। अभी जब 6 जुलाई को इनका 30 मिनट का भाषण होगा, जब पूरी डिटेल्स ये सामने रखेंगे और उसके आधार पर पता चल जाएगा कि क्या होने वाली चीज़ें हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक गार्डन फोंडरंग फाउंडेशन बनाया गया जो 2015 में वो फाइंडिंग करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा नेक्स्ट सक्सेसर को, ठीक है। और तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल सिस्टम स्टेबलाइज टू कंटिन्यू पॉलिटिकल वर्क। और ये जो एग्जाइल का है, इन एग्जाइल इंडिया में, यही इनका गढ़ रहने वाला है। सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूड सेवरल ऑफ दलाई लामास करंट एड्स भी इसमें शामिल रहेंगे और डिसाइड करेंगे नेक्स्ट सक्सेसर का। और चाइना का कहना है, या चाइना क्यों इंटरफेयर कर रहा है, वाई चाइना इज़ इंटरिंग इन दिस मैटर्स। लेकिन जब 2025 में पहली बार हिस्ट्री में सक्सेशन की प्लानिंग उस टाइम हो रही है जब दलाई लामा अभी भी जीवित हैं। और चाइना का इसमें कहना है
कि हमारा अधिकार है, हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि तिब्बत डिसाइड करेगा नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, न कि दलाई लामा डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। चाइना का यहाँ ये भी कहना है कि रीइनकारनेशन है वो चाइना के बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर नहीं हो सकता। लेकिन हिस्टोरिकल क्लेम्स की हम बात करें तो क्विंग डायनेस्टी था, उसके बाद मॉडर्न चाइनीज़ लॉ बहुत सारे बनाए और उन्होंने बताया कि चाइनीज़ के बॉर्डर के अंदर ही नेक्स्ट दलाई लामा डिसाइड होगा। उसके बाद इंटरनेशनल डायमेंशन, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का क्या इस पे मामला है और क्या इनकी स्ट्रेटजी है। तो बुद्धिज़्म के लेकर इंडिया का बहुत एक अच्छा स्टैंड है, क्योंकि होम है दलाई लामा का सिंस 1959 में, जब वो चाइना से भागे तो उसके बाद वो इंडिया में स्टे कर रहे हैं। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा तिब्बतियन बुद्धिस्ट लिव फ्रीली इन इंडिया, मैनी इंडियंस रिवरी द दलाई लामा, मतलब बहुत सारे इंडिया के लोग भी दलाई लामा को एक पवित्र आदमी के रूप में मानते हैं। और इंडिया के रूप में लेवरेज भी है राइवलरी विद चाइना की, एक सॉफ्ट स्किल जो एक पॉलिटिक्स खेली जाएगी वो इंडिया के द्वारा ट्राई की जा सकती है। और हाल ही में ये धर्मशाला में रहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट का भी पोजीशन है, यूनाइटेड स्टेट जो यूएस है वो कमिटिंग है एडवांस तिब्बतियन ह्यूमन राइट्स के रूप में। इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन उठाए, अपोज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन सक्सेशन, पार्ट ऑफ ब्रॉडर यूएस चाइना कॉम्पिटिशन में भी इनका भागीदारी है। जब 2024 में बाइडन की गवर्नमेंट आती है तो एक नया लॉ लेके आते हैं, तिब्बत ऑटोनॉमी, मतलब तिब्बत स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिकल स्टेक्स हैं जिसमें रीजनल इन्फ्लुएंस भी होगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी डिपेंड करती है, कल्चरल प्रिजर्वेशन और इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में जो की चैलेंजेस रहेंगे अपने सामने उसमें सबसे बड़ा है दलाई लामा का हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। ही से कि मैं 110 साल तक जीवित रहूँगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। उसके बाद चाइना का असर्टिवनेस इन तिब्बत, वो बोल रहे हैं कि हम तिब्बत से ही नेक्स्ट जो होगा वो होगा दलाई लामा, लेकिन ये चीज़ें भी चैलेंजिंग हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब ये हो सकता है कि इस तरफ तिब्बतियन गवर्नमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट वो डिसाइड दलाई लामा करेगी, और एक जो अभी हाल में तेंजिन ग्यात्सो है वो डिसाइड करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत बड़े आसार हैं, जिससे एक पूरे रिलीजन को नुकसान हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ेगी। क्रिटिकल पॉइंट है द सक्सेशन विल लाइक टू बी मोस्ट पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स दलाई लामा हिस्ट्री, और सबसे दलाई लामा का हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स डिसाइड पहली बार होने जा रहा है, और इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है। पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर से चाइना ब्रेक ऑफ करे और जो तिब्बतियन चॉइस को एक्सेप्ट करें। सिनेरियो 2 ये हो सकता है डबल ट्रबल, दलाई लामा एक तो चाइनीज़ पपेट रहेगा, एक जो अभी ये तेंजिन ग्यात्सो है ये डिसाइड करेंगे। और आप सोच रहे होंगे इंडिया के लिए क्या मैटर करता है, ये हमारे घर में हो रहा पूरा ड्रामा, तो इंडिया पे पूरे दुनिया की नज़र रहेगी। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बॉर्डर टेंशंस भी हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा टूल है दलाई लामा। बुद्धिस्ट मेजोरिटी स्टेट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे बहुत सारे टेरिटरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी मेरा इसमें क्या ओपिनियन है, ये 21st सेंचुरी की सबसे यूनिक जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकती है। टेक्नोलॉजी रोल और ह्यूज सोशल मीडिया कंपिटिटिंग नैरेटिव्स बनाए जाएंगे, चाइना द्वारा फेक नैरेटिव चलाए जाएंगे, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ शायद इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें डिप्लोमेट बने और एक फ्रीली और एक इंडिपेंडेंट दलाई लामा का डिसाइड हो। दोस्तों, ये थी इनसाइड स्टोरी दलाई लामा और उनके सक्सेशन की, कैसे एक 90 साल का स्पिरिचुअल लीडर अब डिसाइड करेगा अपना नेक्स्ट सक्सेशन, और क्या जियोपॉलिटिक्स किस तरह से बदली जाएगी। तो याद करिए, ये सिर्फ तिब्बत की कहानी नहीं, यह है ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की कहानी, क्योंकि जब पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी क्लैश होती है तो एक नई हिस्ट्री का जन्म देती है। अगर आपको लगता है कि चाइना का इंटरफेरेशन करने का हक है तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है प्योरली तिब्बतियन मैटर है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा सिनेरियो सबसे लाइकली है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब 6 जुलाई को एक्चुअल अनाउंसमेंट होगी तो मैं तुरंत डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा, बिकॉज ये स्टोरी अभी शुरू हुई है, असली ड्रामा तो अभी बाकी है। याद रखिए दोस्तों, जब धर्म और राजनीति का गालमेल होता है तो सिर्फ ये हेडलाइंस नहीं, एक हिस्ट्री का जन्म देती है।
शुक्रिया, आप सब मेरे साथ बने रहे। सो स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।